12वीं कक्षा के हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी वन शॉट क्लास चल रही थी। बोर्ड परीक्षा 2025 की हम तैयारी कर रहे थे और प्रतिदिन एक वीडियो डेट शीट के अकॉर्डिंग आपके अपलोड किया जा रहा है। और आज हम अंतरा जो पुस्तक है उसमें से व्याख्या पूछी जाती है 5 अंक की कविता खंड से पूछी जाती है और 5 अंक की जो गद्य खंड है उससे पूछी जाती है। आज के इस वीडियो में हम 5 अंक की जो कविता खंड की व्याख्या है वो देखेंगे। वो क्या क्या अपने बिंदु रहेंगे। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट व्याख्या देखेंगे जो विगत बोर्ड परीक्षाओं में पूछी गई है। अब तक जितने बोर्ड एग्जाम हुए हैं उसमें जो व्याख्याएं पूछी गई है वो देखेंगे और प्लस उनके साथ इम्पोर्टेंट व्याख्या रहेगी। और दूसरा बिंदु है कि हम व्याख्या के उदाहरण लेकर के आए हैं, उसमें हम व्याख्या करना सीखेंगे कि व्याख्या करने का आदर्श तरीका क्या होता है, कैसे व्याख्या करें। तो आपको निश्चित रूप से इससे मदद मिलेगी। पहली बार यदि हमारी YouTube चैनल से जुड़े तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेट शीट के अकॉर्डिंग प्रतिदिन 8 बजे शाम को एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है और आज हम जो है 7 फरवरी को संपूर्ण अंतरा कविता खंड की व्याख्या देखेंगे जो पार्ट 1 से 9 होगी। इंपॉर्टेंट व्याख्या है। ये कविता खंड अंतरा का है जिसमें आप ये देख रहे हैं कि इंडेक्स में 9 पार्ट आपके लगा रखे हैं। सबसे पहले आपको इंडेक्स याद होना चाहिए, कविता का क्या नाम है और उसके कवि कौन है। पहला पार्ट जयशंकर प्रसाद का है। ये देखिए बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछी गई है कि छल छल थे संध्या के श्रम कण, यहां से लेकर के यह विहाग की तान उठाई यहां तक। दूसरी व्याख्या चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, ये इसी की है, मन की लाज गंवाई। तीसरी इंपॉर्टेंट व्याख्या है जो बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछी गई है और ये बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% पूछी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है ये, तो इसको आप जरूर रट लें। अरुणीय मधुमेह देश हमारा, ये पूरा जो कार्नेलिया का गीत है इसको अच्छी तरह आप तैयार कर लें। उसके बाद निराला जी की सरोज स्मृति कविता है जिसमें से ये पहली व्याख्या इंपॉर्टेंट, देखा विवाह आमूल नवल, जो सरोज के विवाह का यहाँ वर्णन किया गया है। फिर दूसरी व्याख्या है मुझ भाग्यहीन की तू संबल, और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे हैं नीचे मॉडल पेपर 2012 में भी दी गई थी, मॉडल पेपर 2024 में दी गई, तो पूछी जा सकती है। ये भी बोर्ड एग्जाम में 2025 में पूछी जा सकती है। उसके बाद देखिए तीसरा पार्ट है गे का, ये दीप अकेला मैंने देखा एक बूंद, ये यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, और है घर उबरा मधमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये दीप अकेला कविता से है और बोर्ड एग्जाम 2016 में 2022 में पूछी गई थी ये। इसी प्रकार ये पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछ ली गई है, ये मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, और इसको भी पंक्ति को दे दो। पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के जाग से, ये जो कविता का अंश है मैंने देखा एक बूंद, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए चौथा पार्ट है केदारनाथ सिंह का बनारस और दिशा कविता, तो इस शहर में वसंत अचानक आता है, ये वाला जो अंश है ये भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम 2023 में ये पूछा जा चुका है कि जो है वह सुख भुगाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर बनारस कविता का ये अंश, ये धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय, और ये अंतिम अंश है जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, और जो नहीं है उसे थामे राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। ये मॉडल पेपर 2022 में दे रखी थी। और दिशा कविता लगा रखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिमालय किधर है, यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकता है। 2025 में ये व्याख्या दी जा सकती है जिसमें बाल मनोविज्ञान का सुंदर वर्णन किया गया था। फिर पांचवा पार्ट है अपना रघुवीर सहाय वसंत आया और तोड़ो, तो ये सप्लीमेंट्री एग्जाम में देखिए 2013 में पूछी गई थी।
अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है ये भी। और तोड़ो 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 आप देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम 2016 में दी थी और मॉडल पेपर 2025 में दी थी। तो तोड़ो तोड़ो कविता, जो तोड़ो कविता ये पूरी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसका भाव भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तुलसीदास जी के दो अंश हैं, भरत राम का प्रेम और गीतावली के पद, जिसमें भरत राम का प्रेम में देखिए पुल की शरीर सभा भय ठाडे पहला पद है कि बोर्ड एग्जाम 2023-24 दोनों एग्जाम में लगातार पूछा जा चुका है, तो इस बार इसको नहीं पूछा जाएगा। और बोर्ड एग्जाम 2017 में ये पूछा था, भूपति मरण प्रेम पनु राखी, ये वाला। गीतावली के दोनों पद आप रट लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। गीतावली के दोनों पद आप बोर्ड परीक्षा 2025 के नजरिए से रट लें कि मॉडल पेपर 2012 में ये पूछी थी, जननी निरखती बाण धनुइया, जो बार बार राम की माँ उस धनुष बाणों को, उनकी जूतियों को याद करके उनको आंखों से लगा रहे। बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या रहने वाली है ये। और रागो एक बार फिर आओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या रहेगी 2025 के लिए। इसको भी आप अच्छी तरह रट लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2013, 2017 और 2022 में पूछी गई है, तो निश्चित रूप से 2025 में भी पूछी जा सकती है। 12 मासा है पद्मावत का अंक मलिक मोहम्मद जायसी का। इसमें इसके पहला पद अगहन दिवस घटा निसी बाड़ी, दूसरा पद पूस जाड़ थरथर तन कापा, और तीसरा लागे माह परे अब पाला। ये मॉडल पेपर 2023 में पूछा गया था। और ये देखिए मॉडल पेपर 24-25 दोनों में दे रखी है, फागुन पवन जकोरे बहा। तो कुल मिला के 4 ही पद हैं, 4 अलग अलग महीनों का वियोग वर्णन है। आपको चारों की समरी याद कर लेनी है, क्योंकि अगर इसमें से व्याख्या नहीं आएगी तो एक बड़ा प्रश्न जरूर आएगा। विद्यापति के पदावली के पद देखिए, ये पहला पद है कि के पतिया ले जाए तेरे मोरा पीतम पास, इंपॉर्टेंट है। दूसरा सकी है कि पूछसी अनुभव मोए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2025 की नजरिए से ये इंपॉर्टेंट व्याख्या रहने वाली है, पूछी जा सकती है, क्योंकि इसमें ये 2 लाइनें आ रही है कि सेह प्रीति अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होय, और जन्म अवधियम रूप निहारल नयन तिरुपति बेल। अगर व्याख्या नहीं आएगी तो इन दोनों पंक्तियों का कहीं ना कहीं प्रश्न बन जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और मॉडल पेपर 2021 में दे रखी थी ये तीसरे पद की व्याख्या, कुसुमुत्ती कानन की एरी कमल मुखी। तो वियोग का कैसा प्रभाव नायिका पे पड़ रहा है, इसका वर्णन था। और अंतिम पार्ट है अपना घनानंद, जिनके कविता हैं और 2 ही कविता लगा रखे हैं, तो दोनों को अपने को याद कर लेना है कि बहुत दिनान को अवधि आसपास परे, ये जो सुजान के दर्शन की अभिलाषा में उसके प्राण अटके हुए हैं। और दूसरा पद आना कानी आरसी निहारी बो करोगे कोलो, जो नायिका ने प्रण ले रखा है नायक से बात नहीं करने का, नायक की ओर नहीं देखने का, तो नायक भी कह रहा है कि तुम्हारी जो ये चुप्पी है, ये चुप्पी टूट जाएगी, यानी मेरे प्रेम में इतनी ताकत है कि तुम्हारी चुप्पी तोड़ देगा। तो इस तरह की एक होड़ लगी हुई है। अब इंपॉर्टेंट व्याख्या के बाद हम प्रसाद जी के, ये देखिए अरुण ये मधुमेह देश, हमारा जो कार्नेलिया का गीत है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आपको व्याख्या कैसे करनी है, वो आदर्श स्थिति है, आप जहां तक उसके निकट पहुंच पाए उतना बढ़िया है। सबसे पहले आपको संबंधित जो अंश दिया गया है उसके शब्दार्थ अगर आ रहे हो तो लिख लें, और जो आ रहे हैं वही लिखें, नहीं आ रहे हैं उनके गलत नहीं लिखें। अगर कोई कठिन नहीं आ रहा उसको छोड़ दें, 2, 5, 4 जितने भी आप कठिन शब्द लिख सकें उतना लिखें ताकि ठीक रहेगा। यहाँ देखिए अरुण का अर्थ आया लालिमा युक्त, मधुमय मिठास से भरा, क्षितिज जहाँ धरती और आसमान एक साथ मिलते हुए दिखाई दे, विवाह यानी किरण, ताम्रस कमल, कुमकुम का रोल्य बीर, सूर्यधनु इंद्रधनुष को का नीड़ घोंसला, मलय समीर मलयाचल से आने वाली सुगंधित हवा, हेम कुंभ स्वर्ण कलश का मदिर मस्ती में रजनी रात। इसमें से मान लो 3, 4 जो भी आपको आ रहे हैं उनका आप अर्थ लिख दें, गलत नहीं लिखें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके रहने वाला है प्रसंग और संदर्भ, ध्यान दीजिए। इसमें क्या करना है, एक तो पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना होता है। तो प्रस्तुत कार्नेलिया का गीत, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो भी पाठ का नाम है उसके नीचे आप अंडरलाइन करेंगे ताकि परीक्षक को जल्दी से पता चल जाए कि पाठ का नाम क्या है।
हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद के नीचे भी आप अंडरलाइन करेंगे कि कालजयी नाट्य रचना स्कंदगुप्त से उद्धृत है। अब ये कौन से नाटक से लिया गया था उसके नीचे भी आप अंडरलाइन कर लें। इतना आपने अंडरलाइन कर लिया, आपका काम हो गया। अब आपके कहीं से भी नंबर कटने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि सीधी नजर परीक्षक की इन्हीं पे पड़ेगी और वो यही चाहता है। यूनानी सेनापति सिल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठकर ये गीत गा रही है। इस गीत में भारत देश की गौरव गाथा, विशिष्टता और उसके प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी चित्रण है। भारत से प्रभावित कार्नेलिया उसे ही अपना देश मानती है। फिर आगे देखिए, व्याख्या में हम करेंगे जो प्रातःकालीन रमणीय दृश्य यहाँ वर्णित है। प्रातःकालीन अरुणिमा से युक्त हमारा ये भारत देश, कौन से देश की विशेषता बताइए? भारत देश की। मधुरता मिठास से भरा हुआ है। सूर्य की स्वर्णिम किरणों के कारण इसकी प्राकृतिक सुषमा बढ़ जाती है। विश्व के निराश्रित, जिनको कहीं आश्रय नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को भारत में ही आश्रय मिलता है। ये देश दूसरों को सहारा देने वाला देश है। उसके बाद देखिए, कार्नेलिया भारत के प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित होकर अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहती है कि इस देश में प्रातःकालीन सूर्य वृक्षों की फुनगियों की हरियाली पर अपनी लालिमा बिखेरता है। वृक्षों की शाखाओं से छनकर जब सूर्य की किरणें कमलों पर अपनी कांति बिखेरती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वे पुष्पों पर नृत्य कर रही हो, नाच रही हो और जीवन की हरियाली पर मांगलिक कुमकुम बिखर गया हो। केवल मनुष्य नहीं, पक्षी भी इस देश से प्रेम करते हैं, इसलिए दूर दूर के रंग बिरंगे पक्षी अपनी इंद्रधनुषी पंखों को पसार कर सुगंधित वायु के सारे इस देश की ओर ही आते हैं, मानो ये देश ही उनका नीड यानी घोंसला हो। भाव यह है कि विभिन्न देशों की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, आचार विचार वाले व्यक्ति यहाँ आते हैं और आश्रय पाते हैं। भारत आश्रयदाता देश है। कार्नेलिया भारत के लोगों की विशेषता बताती हुई गीत के माध्यम से कहती है कि यहाँ के निवासी करुणा और सहानुभूति वाले हैं। वे अपने दुख से ही दुखी नहीं होते, फिर तो अन्य के दुख से भी सहानुभूति रखते हैं। यहाँ के लोग संवेदनशील हैं। उनकी आंखों से निकले करुणा के आंसू ही मानो वाष्प यानी भाप बनकर बादल बन जाते हैं और फिर बरस जाते हैं। यह वह देश है जहाँ सागर से आने वाली लहरें किनारा पाकर शांत हो जाती है, अर्थात दूर देशों से आने वाले व्याकुल प्राणी यहाँ शांति का अनुभव करते हैं। प्रसाद जी प्रातःकालीन प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रात भर चमकने वाले तारों का प्रकाश कम हो रहा है, मानो वे रात भर जगने के कारण अब मस्ती में ऊँघने लगे हैं। और फिर उषा रूपी सुंदरी अपने सूर्य रूपी सुनहरे घड़े को आकाश रूपी कुएं में डुबोकर जल लाती है और सुख बिखेरती जाती है। भाव यह है कि जब सूर्योदय होता है तो तारे छिपने लगते हैं और चारों ओर सुखद अनुभूति होने लगती है। उसके बाद आपका महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा, विशेष आपको जरूर लिखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं व्याख्या बहुत अच्छी करते हैं लेकिन विशेष नहीं लिखते हैं, और जब आप विशेष नहीं लिखोगे तो सीधा सीधा आपके नंबर कटेगा। इसलिए आप विशेष में लिखें कि विशेष में क्या क्या लिखा जाता है। ये देखिए, भारत की गौरव गाथा एवं प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इस गीत में, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं बताई गई जैसे अतिथि देवो भव, करुणा और सहानुभूति आदि का चित्रण हुआ है। तत्सम और कोमलकांत पदावली युक्त लाक्षणिक भाषा का प्रयोग हुआ है। तत्सम यानी संस्कृत के शब्दों वाली भाषा से ली है। मानवीकरण, रूपक, उपमा, अनुप्रास इत्यादि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आया ये रूपक अलंकार आया आपके उषा रूपी नायिका। और प्रस्तुत गीत छायावादी शैली की मनोहर रचना है, क्योंकि प्रसाद जी छायावाद के ही कवि हैं तो इसमें छायावादी प्रभाव है। और बिंबात्मक शैली है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो एक चित्र इमेज हमारे मस्तिष्क में बनती है। सूर्योदय का जो चित्र होता है वो हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। तो ये व्याख्या है। ऐसे अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे अंक आएंगे। एक दूसरी व्याख्या और देख लेते हैं। ये बनारस कविता का अंश है और यहाँ से अपने को व्याख्या देखने देखिए, जो है वह सुख बुगाता है और जो नहीं है वह फेंकने लगता पचकाइए, ये वाला अंश। तो प्रसंग लिखेंगे सबसे पहले कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित बनारस, बनारस के नीचे अंडरलाइन कर दी, कविता से उद्धृत है। बनारस कविता मानवीय संवेदनाओं के कवि केदारनाथ सिंह, कवि कौन है? केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। आधुनिक हिंदी कविता में ब्रह्म विधान के लिए केदारनाथ सिंह को जाना जाता है। कवि केदारनाथ सिंह ने बनारस में वसंत के अचानक आने का वर्णन किया। जो वसंत ऋतु है प्रकृति में कैसे आती है उससे बिल्कुल हट करके वो बनारस
शहर में आती है। वसंत ऋतु में बनारस में होने वाले बदलावों को कवि ने रेखांकित किया है। कवि ने बताया है कि बसंत के समय कलाकारों द्वारा शहर को जागृत करने, उनमें उल्लास जगाने और नवीन चेतना का संचार करने का कार्य भी किया जाता है। फिर व्याख्या कैसे करेंगे, ये बिंदु लिखना है। जब बनारस में बसंती हवा चलने लगती है तो जिसमें चेतना का रूप दिखाई नहीं देता है उसमें भी अंकुरण होने लगता है, अर्थात बसंत के आगमन से पूरे वातावरण में नया उल्लास व जोश आने लगता है। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नौ सीखिए जो कलाकार हैं वो अपनी कला की शुरुआत करते हैं, और जो पहले से ही मजे हुए हैं स्थापित कलाकार हैं वे अपनी प्रस्तुति से शहर को जागृत करते हैं। यानी इस अवसर पर बहुत सारे धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन वगैरह होते हैं। आदमी जब दशाश्वमेध घाट पर जाता है तो गंगा के निरंतर स्पर्श से घाट का पत्थर भी उसको मुलायम लगता है, क्योंकि श्रद्धा का भाव है, और श्रद्धा में कोई भी कठोर चीज कठोर नहीं लगती, मुलायम लगती है। अर्थात हमारे मन में व्याप्त कठोरता भी आस्था व भक्ति से मुलायम होने लगती है। या घाट की सीढ़ियों पर बैठे बंदरों के आंखों में भी अजीब सी चमक रहती है। भिखारियों के कटोरों को एकदम खालीपन विचित्र सी चमक से भरा हुआ दिखाई देता है, अर्थात सब उनके कटोरों में दान दक्षिणा डालते हैं और वो कटोरे दान दक्षिणा से लबालब बढ़ जाएंगे। और फिर हम विशेष लिखेंगे। मैंने बताया कि विशेष आपको जरूर लिखना, नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। यहाँ कवि ने बनारस शहर का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। मुक्तक छंद की ये रचना है। बैठे बंदरों और एक अजीब में अनुप्रास अलंकार है। और पाता हो गया में विरोधाभास अलंकार है। लक्षणा सप्तशती का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज सरल व आम बोलचाल की है। तो ये दूसरी अपनी व्याख्या थी। एक व्याख्या और देख लेते हैं हम, ताकि आपके सारे डाउट जो है दूर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है। पुल की शरीर सभा बैठाडे, नीरज नयन नेह जल बाडे। तुलसीदास जी के भरत राम का प्रेम जो रामचरितमानस का अंश वहां से है। प्रसंग क्या लिखेंगे सबसे पहले, मैंने कहा कि यहाँ कठिन शब्द भी आप लिख सकते हैं, कठिन शब्द भी आप लिख सकते हैं। 2-4 जो भी आ रहे हैं आपको, वो कठिन शब्द आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और अच्छा प्रभाव पड़ता है उसका। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत, अंडरलाइन कर दी मैंने इसको ताकि जल्दी नजर आ जाए। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी, कवि के नीचे भी अंडरलाइन कर दी, ने रामचरितमानस की रचना की थी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में राम के वन गमन पश्चात चित्रकूट की सभा में भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया। व्याख्या हम करेंगे कि शरीर से पुलकित होकर भरत सभा में खड़े हो गए हैं। रोमांचित शरीर से भरत उस चित्रकूट की सभा में अपनी बात कहने के लिए खड़े हो गए हैं। उनके कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई है। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ वशिष्ठ ने निभा दिया, अर्थात मैं जो कहना चाहता था वह तो पहले ही मुनि वशिष्ठ ने कह दिया है। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव में जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में कभी उनकी रीस अर्थात अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन में ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा, अर्थात मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भलीभांति देखा है और उसे अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी प्रभु श्री राम खेल में मुझे जीता देते थे, मुझे प्रसन्न रखते थे। फिर विशेष लिखेंगे, और ये लिखना ही है, नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे। भरत का राम के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। इसकी भाषा कौन सी है? अवधी, क्योंकि रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? रामचरितमानस जो है उसकी भाषा भी अवधी है, और ये उसी का अंश है तो इसकी भाषा भी अवधी है। और ये इसकी शैली जो है दोहा चौपाई है, क्योंकि रामचरितमानस की भी शैली क्या है? दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। नीरज नयन में रूपक अलंकार है। खेलत खुनिस और स्नेह सकोच में अनुप्रास अलंकार है। शांत रस और माधुर्य गुण का यहाँ प्रयोग किया गया है। इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपको बहुत ही शानदार पूरे में से पूरे 5 नंबर की आपकी व्याख्या आती है, और 5 में से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे।